हेलो एवरीवन, योर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न ग्रामर। दोस्तों, सही अंग्रेज़ी बोलने के लिए और सही अंग्रेज़ी लिखने के लिए टेंस का, पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमारे पास टेंस का, पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज होगा तो इंग्लिश बोलने और लिखने में हम गलती नहीं करेंगे। तो आइए आज हम टेंस को सीखते हैं। टेंस को हिंदी में काल और उर्दू में इसको ज़माना कहा जाता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस। आज इन तीनों टेंसेस में से हम प्रेजेंट टेंस को सीखने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल और उर्दू में इसको ज़माने हाल कहा जाता है। अब कार्य संपन्न होने की स्थिति में स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार यानी काम मुकम्मल होने की हालत में प्रेजेंट टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज इन चारों टेंसेस में से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखने वाले हैं। इंडेफिनिट का हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित, यानी जो निश्चित ना हो। उर्दू में इसको गैर यकीनी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। हिंदी और उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता है। जैसे मैं मार्केट जाता हूँ, वह फुटबॉल खेलता है, वह खाना पकाती है। अब आइए यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आगे सेंटेंसेस को बनाने में, सेंटेंसेस को समझने में हमारे लिए आसानियाँ होंगी। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव को हिंदी में सकारात्मक और उर्दू में इसको मुस्बत कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक और उर्दू में इसको मनफी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक और उर्दू में इसको सवालिया कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं और उर्दू में इसको सवालिया मनफी कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चाहे अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो, हर एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दिस, डैट या कोई सिंगुलर नाउन हो, जैसे खालिद, सरला, हिज फादर, हर हस्बैंड, माय फ्रेंड, यानी इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट बनता हो, कोई सब्जेक्ट आता हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा। अब आइए हेल्पिंग वर्ब डू डज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कहाँ पे डू और कहाँ पे डज का प्रयोग किया जाता है।
अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई हो, वी हो, सेकंड पर्सन यू हो, या कोई प्लूरल प्रोनाउंस हो जैसे दे, दीज, दोज, या कोई प्लूरल नाउंस हो जैसे अरमान एंड राजू, चिल्ड्रेन, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई बनते हों तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में कुछ वाक्य लिखा है, आइए उसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे मैं हमारा सब्जेक्ट है। अब रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद हम वर्ब को लाएंगे। वर्ब हमारा है राइट। अब यहाँ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो यहाँ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई है और आई के साथ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम लिखेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज में से हम डू को लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव के लिए नॉट लाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है राइट। उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है। अब अगर हमें इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो सबसे पहले रूल के अनुसार हम डू डज में से हेल्पिंग वर्ब डू को लाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारा है राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ लेटर और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ? ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। अब अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू को लाएंगे। डू इसलिए कि आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ? ये हमारा सब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है खालिद एक ऐतिहासिक किताब पढ़ता है। आइए इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे खालिद हमारा सब्जेक्ट है और रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे खालिद। उसके बाद हम वर्ब को लाएंगे। वर्ब हमारा है रीड। यहाँ वर्ब में एस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पार्ट को लाएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा है अ हिस्टोरिकल बुक। और आखिर में फुल स्टॉप। खालिद रीड्स अ हिस्टोरिकल बुक, खालिद एक ऐतिहासिक किताब पढ़ता है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट खालिद को लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज में से हम डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव के लिए नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारा है रीड।
यहाँ रीड में एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि एस और ई एस का प्रयोग ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, खालिद डज नॉट रीड अ हिस्टोरिकल बुक। खालिद एक ऐतिहासिक किताब नहीं पढ़ता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हमें इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डज को लाएंगे। डज इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा है खालिद। उसके बाद वर्ब हमारा है रीड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। डज खालिद रीड अ हिस्टोरिकल बुक। क्या खालिद एक ऐतिहासिक किताब पढ़ता है। ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो चलिए बनाते हैं। रूल के अनुसार सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डज को लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है खालिद। सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट को लगाते हैं। उसके बाद वर्ब हमारा है रीड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, अ हिस्टोरिकल बुक, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। डज खालिद नॉट रीड अ हिस्टोरिकल बुक। क्या खालिद एक ऐतिहासिक किताब नहीं पढ़ता है। यह हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में है। अब चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है वो मुझको अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। चलिए इसका इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद वर्ब हमारा टीच है। अब यहाँ वर्ब में एस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन के साथ वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर एस का, कहाँ पर ईएस का प्रयोग किया जाता है, यह कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में नीचे आपका क्लियर होगा। ही टीचेस मी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इंग्लिश। ही टीचेस मी इंग्लिश। वह मुझको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना हो तो रूल के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज में से हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब हमारा है टीच। यहाँ वर्ब में ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टीच मी, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है। ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश। वो मुझको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाते हैं। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें प्रश्नवाचक बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज को लिखेंगे रूल के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को लाएंगे, वर्ब हमारा है टीच। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है। डज ही टीच मी इंग्लिश। क्या वो मुझको अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है। अब अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाना हो तो सबसे पहले रूल के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब डज को लाएंगे। डज इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब हमारा है टीच। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, टीच मी इंग्लिश, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। डज ही नॉट टीच मी इंग्लिश, क्या वो मुझको अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच एक्सेट्रा को मैंने यहाँ पे अवॉइड कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर मैं एक पार्टिकुलर खास वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम WH वर्ड को डिटेल में विस्तार से सीखेंगे। आज मैं यहाँ कुछ WH वर्ड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए, डज ही टीच मी इंग्लिश, क्या वो मुझको अंग्रेजी सिखाते हैं। ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब डू डज से शुरू होता हो, तो उसका आंसर जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे डज ही टीच मी इंग्लिश, क्या वो मुझको अंग्रेजी सिखाते हैं, मैं कह सकता हूँ यस, हाँ, नो, नहीं। लेकिन ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता हो, उसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि जवाब देने के लिए हमें सेंटेंस बोलना पड़ेगा, कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे, वाक्य बोलना पड़ेगा। आइए हम WH वर्ड वाला सेंटेंस को देखते हैं। WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब के शुरू में लाया जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, when does he teach me English। When does he teach me English, वो मुझको अंग्रेजी कब सिखाते हैं। तो इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि हमें एक पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वेयर डज ही टीच मी इंग्लिश। वेयर डज ही टीच मी इंग्लिश, वो मुझको अंग्रेजी कहाँ सिखाते हैं। वाट से हम देखते हैं, वाट, वाट डज ही टीच मी, वो मुझको क्या सिखाते हैं। तो ऐसा वाक्य जो WH वर्ड से शुरू होता हो, उसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आंसर के लिए हमें एक सेंटेंस पूरा बोलना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब अगर इसी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना हो, तो सिंपल सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट लगा देंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में बन जाएगा। जैसे डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ही गोज टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है। ही डज नॉट गो टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जाता है। डज ही गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस जाता है। डज ही नॉट गो टू ऑफिस, क्या वो ऑफिस नहीं जाता है। ही ईट्स बनाना, वो केला खाता है। ही डज नॉट ईट बनाना, क्या वो केला नहीं खाता है। डज ही ईट बनाना, क्या वो केला खाता है। डज ही नॉट ईट बनाना, क्या वो केला नहीं खाता है। खालिद ओबेज हिज पेरेंट, खालिद अपने माँ बाप की बात मानता है या इताअत करता है। खालिद डज नॉट ओबे हिज पेरेंट, खालिद अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है। डज खालिद ओबे हिज पेरेंट, क्या खालिद अपने माँ बाप की बात मानता है। डज खालिद नॉट ओबे हिज पेरेंट, क्या खालिद अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है। वी इंजॉय इन द पार्टी, हम पार्टी में मज़े करते हैं। वी डू नॉट इंजॉय इन द पार्टी, हम पार्टी में मज़े नहीं करते हैं। डू वी इंजॉय इन द पार्टी, क्या हम पार्टी में मज़े करते हैं।
डू वी नॉट इंजॉय इन द पार्टी, क्या हम पार्टी में मज़े नहीं करते हैं। यू ब्रिंग द मिल्क, आप दूध लाते हैं। यू डू नॉट ब्रिंग द मिल्क, आप दूध नहीं लाते हैं। डू यू ब्रिंग द मिल्क, क्या आप दूध लाते हैं। डू यू नॉट ब्रिंग द मिल्क, क्या आप दूध नहीं लाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव टेंस में ये आपको ऊपर बता दिया गया है, जब सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन ही शी इट दिस दैट या सिंगुलर नाउन एक वचन जैसे जुनैद, सरला, माय फादर, हिज फ्रेंड होता है तो वर्ब में एस और ई एस का उपयोग किया जाता है। अब कहाँ पर एस कहाँ पर ई एस का प्रयोग किया जाता है, आइए इसको हम विस्तार से नीचे समझते हैं। अगर अगर वर्ब का अंतिम अक्षर यानी जो हमारा वर्ब है उसका आखिरी लेटर डबल एस, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, यहाँ आप ध्यान दीजिए सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही हमारा मेन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग डू डस का प्रयोग किया जाता है, एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है यही मेन है, इसी को समझना है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में ई एस जोड़ा जाता है, और अगर इनमें से कोई अक्षर नहीं आता हो, यानी जो ऊपर है डबल एस, ओ, जेड, इनमें से कोई लेटर्स ना आते हों तो सिर्फ एस को जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए विस्तार से हम समझते हैं। आई गो टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले एग्जाम्पल में आई ये हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा मुख्य वर्ब है, और गो के आखिर में ओ आया है, तो यहाँ पर तो हमें ई एस का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ ई एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, और हमारा वर्ब जो है वो गो है, आखिर में वो आया है, तो यहाँ पर मैंने ई एस का प्रयोग किया है। ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, वी किस आवर सन्स, हम अपने बच्चों को चूमते हैं। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, और हमारा जो मुख्य वर्ब है वो किस, इसमें ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है। दूसरा एग्जाम्पल, सी किसेस हर सन, वो अपने बच्चे को चूमती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में ई एस का प्रयोग किया गया है। और ई एस का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हमारा मुख्य वर्ब जो है वो है किस, आखिर में डबल एस आया है, तो जहाँ पर डबल एस आए वर्ब के आखिर में, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, दे मिक्स वाटर इन द मिल्क, वह लोग दूध में पानी मिलाते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर नंबर में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब में ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही मिक्सेस वाटर इन द मिल्क, वह दूध में पानी मिलाता है। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो मुख्य वर्ब है मिक्स, उसमें ई एस का प्रयोग किया जाएगा। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई है। आई देखिए, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर में तो है, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए आई के साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। खालिद टीचेस इंग्लिश, खालिद इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर खालिद ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब में ई एस का प्रयोग किया गया है। ई एस का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वर्ब हमारा जो है वो है टीच, आखिर में सी एच आया है, तो जिस वर्ब के आखिर में सी एच, यहाँ पे देखिए ऊपर सी एच हो, उस वर्ब में ई एस का प्रयोग किया जाता है।
यू वॉश योर क्लॉथ्स, आप अपने कपड़े धोते हैं। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ये सेकेंड पर्सन यू है और यू को प्लूरल फॉर्म ही में माना जाता है, तो यू के साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग किया गया है। और ई एस का प्रयोग इसलिए किया गया है कि हमारा जो वर्ब है उसका आखिर एस एच है, और एस एच यहाँ ऊपर देखिए, जिस वर्ब के आखिर में एस एच होता है तो वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग किया जाता है। ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स। अब नीचे एग्जाम्पल में देखिए जहाँ पर एस का प्रयोग किया गया है। आई ड्राइव अ कार, मैं एक गाड़ी चलाता हूँ। ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है। अब पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए हमारा सब्जेक्ट आई है और हमारा मुख्य वर्ब ड्राइव है, तो ड्राइव जो हमारा मुख्य वर्ब है उसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है। दूसरे में हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, हमने वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यू लिसन अ सॉन्ग, आप एक गाना सुनते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ पर भी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सरला लिसन्स अ सॉन्ग, सरला एक गाना सुनती है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सरला जो है ये सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में एस का प्रयोग किया जाएगा। वी लाइक टू ईट मैंगो, हम आम खाना पसंद करते हैं। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, यहाँ पर भी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शी लाइक टू ईट मैंगो, यहाँ पर वर्ब में इसलिए एस का प्रयोग किया जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। दे फाइट विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से लड़ाई करते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो फाइट के साथ जो हमारा मुख्य वर्ब है एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ही फाइट्स विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ लड़ाई करता है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ फाइट के साथ इसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर एस का, कहाँ पर ई एस का प्रयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन हो जैसे सरला, खालिद, तो उसके साथ वर्ब में एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा। और कहाँ पर एस का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर ई एस का प्रयोग किया जाएगा, आपको ऊपर बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दूसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिए, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पूर्व पहले का अक्षर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट देखिए इंग्लिश में कुल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 लेटर में से 5 वावेल्स हैं। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, एन, डी, यू, ये हमारे 5 वावेल्स हैं। इनके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं ये सब के सब कॉन्सोनेंट हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब के सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले का अक्षर व्यंजन यानी इन 21 लेटर में से आए, ये 5 जो हमारे वावेल्स हैं इनमें से ना हो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आई एस में बदला जाता है। जैसे आई ट्राई टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, ही ट्राइज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट आई है और हमारा मुख्य वर्ब ट्राई है, आखिर में वाई आया है और वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर तो वाई को आई एस में बदल देना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ ट्राई वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ही ट्राइज, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर हमारे मुख्य वर्ब ट्राई में चेंजिंग किया गया है, वाई को
आईईएस में बदल दिया गया है। ही ट्राइज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, वह सुबह सवेरे उठने की कोशिश करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे फ्लाई काइट्स। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये सिंगुलर नंबर में नहीं है, इसलिए यहाँ भी मुख्य वर्ब फ्लाई में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, खालिद फ्लाइज काइट, खालिद पतंग उड़ाता है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य वर्ब फ्लाई था, फ्लाई से वाई को हटाकर आईईएस में बदल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है। नीचे देखिए, चिल्ड्रेन क्राई फॉर आइसक्रीम। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर भी वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, सरला क्राइस फॉर आइसक्रीम। यहाँ पर सरला जो हमारा सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर जो हमारा कराई वर्ब था वाई को आईईएस में बदल दिया गया है। जैसे सरला क्राइस फॉर आइसक्रीम, सरला आइसक्रीम के लिए रोती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, डू का प्रयोग फर्स्ट एवं सेकेंड पर्सन और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। अब आइए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन स्थितियों में, हालात में किया जाता है, हम उसको देखते हैं। पहले नंबर पे, ऐसा वाक्य यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें इटर्नल ट्रूथ, सर्वकालिक सच्चाई, आलमी सच्चाई हो, कोई भेदभाव ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं और बोलते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। अब यहाँ मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूँ कि सूरज पूरब में उगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहेंगे नहीं तुम गलत कह रहे हो, सूरज पूरब में नहीं उगता है, बल्कि आप भी मुझसे सहमत होंगे, मेरी बात से एग्री करेंगे। मैं आपसे कहूँ कि चिड़िया उड़ती हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप कहेंगे कि नहीं चिड़िया उड़ती नहीं है बल्कि चिड़िया तैरती हैं, आप भी कहेंगे हाँ चिड़िया उड़ती हैं। द फायर बर्न्स, आग जलाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं आग जो है कि बुझाती है, आप भी कहेंगे यस आग जलाती है। द डॉग बार्स, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इटर्नल ट्रूथ हो, आलमी सर्वकालिक सच्चाई हो, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल यूज किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आप देखिए, प्रतिदिन आमतौर पर किए जाने वाले कार्यों के लिए, यानी जो हमारा हैबिचुअल एक्शन या डेली का रूटीन होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को, वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और बोलते हैं। जैसे ही टेक्स अ बाथ एवरी डे, वो हर दिन नहाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो आज नहाता है फिर 2 महीने बाद नहाएगा, बल्कि जो नहाने का काम है ये आमतौर पर ये हमारा डेली रूटीन में से है, तो ऐसा काम जो हमारा डेली रूटीन में से है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दूसरा, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, खाना पकाने का भी काम हमारा डेली रूटीन में से है। आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 6 बजे उठता हूँ। माई फ्रेंड गोज टू ऑफिस एट 7 AM, मेरा दोस्त सुबह में 7 बजे ऑफिस जाता है, यानी मेरे दोस्त का जो ऑफिस जाने का 7 बजे काम है ये उसका डेली का रूटीन है। अब तीसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिए, किसी प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, यानी भविष्य में योजना बनाए गए कार्यों के लिए, यानी आज हम प्रेजेंट में बैठकर भविष्य में कोई प्लान, फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को भी आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। जैसे वी लीव मुंबई एट 10 AM नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन इसका हम अनुवाद हिंदी में फ्यूचर में करेंगे। वी लीव मुंबई, हम मुंबई से निकलेंगे नेक्स्ट वीक, ये हमारा जो नेक्स्ट वीक है ये हमारा फ्यूचर है, हम मुंबई से अगले हफ्ते सुबह में 10 बजे निकलेंगे। हिज कॉलेज ओपन्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, उसका कॉलेज जुलाई के महीने में खुलेगा।
दे रिच हेयर टुमारो, वो यहाँ कल पहुँचेंगे। यहाँ पे जो हमारा टुमारो है ये फ्यूचर है, यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में प्लान किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को, वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे चौथे नंबर पर देखिए, व्हेन एवर और व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है। द रोड फिल्स विद वाटर, रोड पानी से भर जाता है। यहाँ व्हेन एवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। व्हेन हिज फादर कम्स हियर, जब उसके पिता यहाँ आते हैं। ही ब्रिंग्स स्वीट्स, वो मिठाइयाँ लाते हैं। यहाँ व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। व्हेन एवर ही गोज टू मुंबई, जब भी वो मुंबई जाता है। ही फेल्स सिक, वो बीमार पड़ जाता है। यहाँ पर भी व्हेन एवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। व्हेन अ प्रोफेसर स्पीक्स, जब एक प्रोफेसर बोलते हैं। द स्टूडेंट लिसन केयरफुली, तो छात्र गौर से केयरफुली सुनते हैं। यहाँ पर भी व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। अब पांचवें नंबर पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऑलवेज, नेवर, समटाइम, ऑफन, यहाँ पे टी छूट गया है, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडे, एवरी ईयर, ट्वाइस अ ईयर, एक्सेट्रा के साथ किया जाता है। जैसे सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। यहाँ पे देखिए ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। रहीम ऑफन कम्स लेट, रहीम अक्सर लेट आता है। यहाँ ऑफन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। दे गो टू मार्केट ऑन संडे, वह इतवार को मार्केट जाते हैं। यहाँ ऑन संडे के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ नेवर के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। अब 6 नंबर पर देखिए, टीवी और रेडियो पर कमेंट्रीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे खालिद पासेस द बॉल टू सोनू, सोनू पासेस इट टू कमल, हु हिट्स इट पासेस टू गोलकीपर एंड स्कोर्स। ये हमारा जो पूरा एंटायर सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसका अनुवाद हिंदी में हम इस तरह नहीं करेंगे कि खालिद सोनू को बाल देता है, सोनू इसे कमल को पास करता है, बल्कि इसका अनुवाद हम ऐसे करेंगे कि खालिद ने सोनू को बाल दिया, सोनू ने इसे कमल को पास किया और जिसने इसे गोलकीपर की तरफ फेंका एंड स्कोर्स, और स्कोर हो गया। तो टीवी और रेडियो पर कमेंट्रीज में आमतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट में आप देखिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे पीस टॉक्स फेल। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसको हम पास्ट में समझेंगे क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, और अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो उसे पास्ट में समझा जाता है। यहाँ पे जो हमारा वर्ब टॉक्स है इसको हम टॉक्ड समझेंगे। पीस टॉक्स फेल, शांति वार्ता विफल हो गई, इसका हम अनुवाद ऐसे करेंगे। पुलिस कैच द थीफ, यहाँ पर भी जो हमारा वर्ब कैच है इसको हम CAUGHT, इसको हम कॉट समझेंगे, यानी पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। थीफ स्केप्स, यहाँ पर जो हमारा वर्ब है स्केप्स, इसको हम स्केप्ड समझेंगे। चोर बच गए। PM एड्रेसेस द नेशन, यहाँ पे जो हमारा वर्ब एड्रेसेस है इसको हम एड्रेसेड समझेंगे, यानी इसको हम पास्ट में समझेंगे। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, इसका अनुवाद ऐसे किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू, धन्यवाद।